भारत एक भूमि जिसे सदियों से देवभूमि कहा गया, परंतु गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग से ठीक पहले ये भूमि एक विखंडित शक्ति मानचित्र थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत का विशाल भूभाग जैसे बिखरे हुए मोतियों की माला हो। कोई भी एक शासक पूरे आर्यवर्त को अपने अधीन न रख सका। हर क्षेत्र, हर दिशा अपनी अलग कहानी लिख रहा था। उत्तर भारत के गंगा यमुना के दोआब में कवि अशोक महान के सिंहासन की छाया थी, लेकिन अब यहाँ शुंग और कान्व जैसे छोटे छोटे वंश राज कर रहे थे। उनकी शक्ति सीमित थी। वे केवल मौर्यों की परंपरा को बचाए रखने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वह वैभव अब केवल धुंधली स्मृति था। फिर आए नागवंशीय शासक। पद्मावती, ग्वालियर, विदिशा में उनकी धाक थी, किंतु वे भी क्षेत्रीय शक्ति से आगे न बढ़ सके। उत्तर पश्चिम भारत, जहां आज का अफगानिस्तान और पंजाब है, वहां शक्ति का खेल और भी भिन्न था। पहले आए यवन यूनानी शासक मिलिंडर यानी मिलिंद, जिसका नाम आज भी बौद्ध ग्रंथों में जीवित है। उनके बाद धूल भरी आंधी की तरह आई शक। उन्होंने राजस्थान और गुजरात पर अपनी मोहर जड़ी, लेकिन फिर उत्तरी क्षितिज पर उभरे कुषाण। कनिष्क के अधीन यह साम्राज्य मथुरा से लेकर मध्य एशिया तक फैला। उनका साम्राज्य व्यापार, धर्म, संस्कृति का संगम बना। वहीं मध्य भारत और दक्कन की धरती पर बज रही थी एक अलग रणभेरी। यहाँ सातवाहन साम्राज्य चमका। वे दक्कन और आंध्र प्रदेश के महान शासक थे। उनके सिक्कों पर प्राकृत भाषा के लेखन दिखाई देते हैं, लेकिन समय की धार इतनी तीव्र थी कि सातवाहन धीरे धीरे मिट गए। उनके बाद विदर्भ में उठे वाकाटक, जिन्होंने आगे चलकर गुप्तों से गठबंधन किया। पूर्वी भारत में कलिंग की धरती पर गूंज रही थी खारवेल की गाथा, वह सम्राट जिसने शुंगों को चुनौती दी थी। बंगाल और बिहार में छोटे छोटे गणराज और वंश फले फूले, लेकिन कोई भी इतना शक्तिशाली ना था कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध सके। दक्षिण की कहानी एकदम अलग थी। यहाँ तमिल भूमि पर 3 शहर दहाड़ रहे थे, चोल, चेर और पांड्या। उनकी नौकाएं समुद्र को चीरती, उनका व्यापार विश्व भर तक फैला। संगम साहित्य उनके सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रमाण देता है। इसी दौरान पल्लव और इक्ष्वाकु भी धीरे धीरे मंच पर आ रहे थे। तो यह था भारत, गुप्तों से पहले का भारत। उत्तर पश्चिम में कुषाण, पश्चिम में शक, दक्कन में सातवाहन और वाकाटक, पूर्व में छोटे छोटे गणराज्य, दक्षिण में संगम के शासक। भारत एक विशाल शक्तिपट था जिसमें हर राज्य अपनी गाथा लिख रहा था, परंतु यही विखंडन, यही राजनीतिक अस्थिरता एक महान शून्य पैदा कर रही थी। एक ऐसा शून्य जिसे भरने के लिए भाग्य प्रतीक्षा कर रहा था। वो तभी क्षितिज पर धीरे धीरे उदय होने लगा गुप्त साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जो भारत को पुनः एक स्वर्ण युग देने वाला था। यह भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, गुप्तों के उदय से पहले की। टूटा हुआ, बिखरा हुआ, परंतु भीतर से तैयार एक नए स्वर्ण युग के लिए। भारत का इतिहास जैसे एक महान नदी, कभी मौर्यों की गगनचुंबी धाराओं में उमड़ता, तो कभी शुंग, सातवाहन और कुषाणों के मोड़ों में बटकर बहता। परंतु 30वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब उत्तर भारत विखंडन की अंधेरी रात में जूझ रहा था, जब कुषाणों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, जब नागवंशीय शासक विदिशा और पद्मावती में अपनी सीमित सत्ता चला रहे थे, तभी गंगा के मैदानों से एक नया सूर्य उदित हुआ। ये सूर्य था गुप्त साम्राज्य का। गुप्तों की उत्पत्ति इतिहास के धुंधले पन्नों में छिपी है। उनका आरंभ छोटा था, मगध और प्राचीन बिहार के एक हिस्से में, जहाँ से धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया। प्रथम शासक श्रीगुप्त, जिन्हें गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच ने इस वंश की नींव को और मजबूत किया। ये क्षेत्रीय सामंत थे, पर इनकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती थी। गुप्त साम्राज्य का असली उदय हुआ चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। उन्होंने न केवल सत्ता संभाली, बल्कि विवाह नीति का ऐसा उपयोग किया जिसने गुप्तों की किस्मत बदल दी।
उनका विवाह लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। यह विवाह केवल एक रिश्ते का बंधन नहीं था, यह था शक्ति और प्रतिष्ठा का संगम। गुप्तों को मिला गौरव और लिच्छवियों की प्राचीन प्रतिष्ठा का साथ। चंद्रगुप्त ने महान महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और यहीं से गुप्त साम्राज्य की यात्रा स्वर्ण युग की ओर शुरू हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने गंगा के मैदानी इलाकों को अपने अधीन किया। पटना, प्रयाग और मगध पर उनका अधिकार हुआ। उनका शासन भले ही बहुत विशाल ना रहा हो, परंतु उनका योगदान था गुप्त साम्राज्य की पहचान और आधार। उनके पश्चात गुप्त साम्राज्य का विस्तार और तेज हुआ और यह साम्राज्य इतिहास के सबसे महान युग की ओर बढ़ चला। गुप्तों का उदय केवल एक वंश का उत्थान नहीं था, यह उस समय के भारत की आवश्यकता थी, एकता की, स्थिरता की और एक नए स्वर्ण युग की, और गुप्तों ने इस आवश्यकता को पूरा किया।